हम देखते हैं हॉकबैक और एप्सिलॉन इस आइलैंड को छोड़ के जा चुके हैं। वो लोग अपने साथ मौर्य को भी ले जाते हैं। एप्सिलॉन के हाथ में एक न्यूज़पेपर था और उसमें लिखा हुआ था व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के 2nd डिवीजन कैप्टन फायरफिस्ट एस को इम्पेल डाउन के जेल में रखा गया है। हॉकबैक सोच रहा था कि इस खबर को सुनने के बाद जरूर ही व्हाइट बियर्ड पायरेट्स शांत नहीं रहने वाले। खैर एक दिन बाद हम देखते हैं सभी को जो कि एक गहरी नींद के बाद उठे हैं। लूफी तो उठ के सिर्फ खाना खाए जा रहा था। दूसरी तरफ नामी इतने सारे खजाने को देख के बहुत ही खुश थी। लॉला को लग रहा था कि वो नामी से पहले कहीं पे मिल चुकी है। नामी का ध्यान जब लॉला के नाम पे जाता है तो वो समझ जाते कि ये वही लॉला है, उसकी दोस्त जिसने उसे एप्सिलॉन से बचाया था। नामी खजाने का थोड़ा हिस्सा लॉला को देने के लिए तैयार हो जाती है और इस चीज को देख के लूफी और उस सबको विश्वास नहीं होता। खैर फाइनली हम जोरो को देखते हैं। उसका इलाज चॉपर कर रहा था। चॉपर ने कभी भी जोरो को इस हालत में नहीं देखा था। जोरो मानो मरते मरते बचा है और सबसे मेन बात तो ये कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। हम देखते हैं दो लोगों को, उन्हें पता है कि जोरो के साथ आखिर क्या हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाते सांजी उन्हें अपने साथ बाहर ले आता है। सांजी उन्हें मना करता कि वो ये बात किसी को भी ना बताए। उन दोनों को समझ नहीं आता कि आखिर सांजी ऐसा क्यों कह रहा है। आखिर वो लोग क्यों ना बताए कि जोरो ने उन सबकी जान बचाई है। सांजी कहता है मुझे ये कहना पसंद नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ उस पागल को मरते हुए हालत में देख के मैं भी रोया था। जोरो ने ये काम अपनी तारीफ के लिए नहीं किया। और एक बार सोच के देखो कि लूफी को कैसा लगेगा जब उसे पता लगेगा कि उसका एक दोस्त इतने ज्यादा दर्द में था और वो भी उसके लिए। सांजी दोनों को डांट के अपना मुंह बंद करने के लिए बोलता है। सांजी कहता है खैर अंत भला तो सब भला। वो दोनों जब लूफी इन सबके पास जाते हैं तो लूफी उससे पूछता कि आखिर क्या बताने वाला था वो लोग भी सांजी की तरह कहते हैं अंत भला तो सब भला। खैर इतना सब होने के बाद सब लोग एक पार्टी करते हैं और सब लोग अपना पेट भर के खाना खाते हैं। ब्रूक भी मजे से खाना खा रहा था। उसे डर था कि शायद इतना सब खाने के बाद उसका वजन बढ़ जाएगा। फिर उसे याद आता है कि वो बस एक हड्डी का ढांचा है। लूफी जोरो के लिए बहुत सारा अल्कोहल का इंतजाम करता है। चॉपर और नामी उस पर गुस्सा होते हैं क्योंकि जोरो को अभी सिर्फ आराम की जरूरत है। हम सुनते हैं पीछे से पियानो की आवाज आती है और ये पियानो अपना ब्रूक बजा रहा था। ब्रूक सिर्फ वायलिन नहीं बल्कि हर चीज बजा सकता है। ब्रूक सांजी से पूछता है कि अच्छा उसे क्या सुनना है, लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही ब्रूक बिंग साके बजाने लगता है। ये गाना हर पायरेट के दिल में बसा हुआ है। सब इस गाने को सुन के बहुत ही खुश होते हैं। लूफी ने भी ये गाना शैंक्स इन सबके साथ सुना था। ये गाना हर मुश्किल सिचुएशन में और हर जश्न में ये गाना सुनते थे। ब्रूक लूफी से कहता है लूफी सन मैंने आपको एक चीज नहीं बताया। मैंने अपने एक दोस्त को वादा किया था और जब तक मैं उस वादे को पूरा नहीं करता मैं अपने आप को मर्द नहीं कह सकता। लूफी कहता है अच्छा लाबून, मुझे पता है फ्रैंकी ने हमें बता दिया था। क्या तुम जानते हो हम लाबून से मिले थे। हमें बस इतना पता था कि वो 50 सालों से अपने दोस्त का इंतजार कर रही थी। हमें तो ये बात पता भी नहीं था कि वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि तुम हो। और लाबून को जब पता लगेगा कि तुम जिंदा हो वो बहुत ज्यादा ही खुश होगी। ब्रूक इस बात को सुन के हैरान था कि लाबून उसका इंतजार कर रही है। ब्रूक पूछता है क्या वो ठीक है ना। लूफी कहता है हाँ बिल्कुल ठीक है। वो अब तक तो बड़ी हो गई होगी। बिल्कुल एक पहाड़ की तरह। ब्रूक बोल रहा था मुझे अभी भी याद है उसे गाना सुनना पसंद था। वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैं जब भी अपनी आंख बंद करता मुझे बस वही नजर आती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। ब्रूक इस समय रो रहा था। उसे याद आता कि कैसे लाबून जब उन्हें पहली बार मिली थी जो कि रोने की हालत में थी, लेकिन जब ब्रूक और उसके साथियों ने वो गाना स्टार्ट किया तो फिर लाबून का मूड ठीक हो गया था। जब ब्रूक के शिप पे सब लोग सो रहे थे तो फिर ब्रूक सभी को अपने वायलिन से जगाता है और बड़े अजीब से गाना गा रहा था और वो बहुत ही बेसुरा धुन में गा रहा था और इस वजह से सभी लोग अपनी नींद से उठ जाते हैं। हम देखते हैं लाबून को जो कि अभी भी सबके साथ सफर कर रही थी। लाबून सभी को बहुत ही प्यारी लगती है। खैर इस सफर में ब्रूक एंड सबकी लड़ाई दूसरे पायरेट से भी होती है। लड़ते लड़ते
देखते जब ब्रूक पानी में गिर जाता है तो वो लाबून ही थी जिसने उसे बचाया था। लाबून इस समय तक सबके सुख दुख का हिस्सा बन चुकी थी। इन प्रेजेंट ब्रूक इन सब चीजों को याद करके वहाँ पे रो रहा था। उसे वो वक्त भी याद आता है जब फाइनली सब लोग ग्रैंडलैंड के अंदर जाने वाले थे। सब लाबून को समझा रहे थे कि वो लोग उसे अपने साथ अब और आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि ग्रैंडलैंड के अंदर का सफर सिर्फ और सिर्फ खतरों से भरा हुआ है। लेकिन लाबून किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थी। ब्रूक जो कि उसके बहुत करीब था, लाबून उसकी भी बात नहीं मानती। ब्रूक अपने शिप पे दोबारा आ जाता है। कैप्टन सभी को ऑर्डर देता है कि वो लोग अब पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। सब लोग जाने से पहले एक आखिरी बार वो पिंक्स आके गाना गाते हैं। खैर कुछ समय बाद वो फाइनली रिवर्स माउंटेन के पास आ जाते हैं, जहाँ पे उनका एक नया सफर उनका इंतजार कर रहा है। वो लोग बड़ी मुश्किल से रिवर्स माउंटेन को पार कर लेते हैं और फाइनली ग्रैंडलैंड के अंदर आ जाते हैं। और यही वो समय था जब योरोकी क्रॉकस से मिला था। क्रॉकस उनसे कहता है, तुम्हारा इस कब्रिस्तान में स्वागत है। वो ग्रैंडलैंड को कब्रिस्तान कह रहा था। खैर योरोकी ग्रैंडलैंड के अंदर आने की खुशी में एक पार्टी अरेंज कर रहा था। क्रॉकस उससे पूछता है, क्या ये व्हेल तुम्हारे साथ है? तो लाबून भी उनका पीछा करके यहाँ तक आ चुकी है, जिसे देख के सभी लोग हैरान थे, लेकिन अंदर ही अंदर सब लोग खुश भी थे। जब उन्होंने लाबून को वहाँ पे छोड़ा था, उन्हें नहीं लगा था कि फिर कभी वो लोग लाबून से मिल पाएंगे। खैर लाबून के आने की खुशी में पूरा रूम्बा पायरेट वही सॉन्ग गाना स्टार्ट कर देते हैं। लाबून को वो गाना सच्ची बहुत पसंद था। खैर रिवर्स माउंटेन को पार करते वक्त ब्रूक एंड सबके शिप में डैमेज आ चुका था। उस शिप को ठीक करने में 3 महीने लग जाते हैं और ऐसे ही वो समय आ चुका था जब सभी को अब अपना सफर जारी रखना है। जाने से पहले ब्रूक लाबून से मिला था। लाबून नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे छोड़ के यहाँ से जाए, लेकिन ब्रूक उससे कहता कि ये बस सिर्फ 2-3 सालों की बात रहने वाली है। वो लोग दोबारा लाबून के पास आएंगे और यही वो समय था जब ब्रूक एंड सबने लाबून से वादा किया था। सब लोग लाबून को क्रॉकस के पास छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। लाबून उनके जाने से दुखी तो थी, लेकिन अब वो उनका पीछा नहीं करेगी। वो बस अब सबका इंतजार करेगी। हम देखते हैं 3 साल बाद ब्रूक एंड सबकी शिप उस फ्लोरियन ट्रायंगल के पास आ जाती है। हम देखते हैं ब्रूक को, जो कि अपने साथियों की हड्डियां एक कॉफिन के अंदर रख रहा था। ब्रूक अपने साथियों को याद कर रहा था, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना थी। सभी लोगों ने उसका डट के सामना किया था और कैसे हमेशा वो लोग गाना गाते हुए अपना सफर कर रहे थे। ब्रूक शिप की स्टीयरिंग के पास जाता है। उसे याद आता कि कैसे उसके कैप्टन को प्लेग हो गया था और वो मरने की हालत में आ चुके थे। सब लोग योरिकी की हालत को देख के वहाँ रो रहे थे। योरिकी सबसे कहता है, ओए इतने ज्यादा कमजोर मत बनो। तुम्हें याद है ना, हम लोग रूम्बा पायरेट्स हैं। भले ही अब शायद मैं तुम्हारा और साथ ना दे पाऊँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपना ये सफर जारी रखो। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ऐसे बीच सफर में छोड़ के जा रहा हूँ। एक और बात, जब तुम लाबून से मिलोगे उसे मेरी तरफ से सॉरी कहना। ब्रूक तुम किसी को निराश मत करना। ब्रूक कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बातों को नहीं भूलूंगा। आप बस अभी अपना ध्यान रखिए। योरिकी ये सुन के स्माइल करता है और ग्रैंडलैंड के बाहर जाने से पहले सभी से वही सॉन्ग एक बार फिर से सुनना चाहता है। सब लोग अपने कैप्टन को उसी गाने के साथ अलविदा करते हैं। ब्रूक को ये सारी बातें याद आ रही थी। ब्रूक को लाबून से दूर हुए 10 साल बीत चुके थे। हम देखते हैं ब्रूक को, जो कि शिप पे गोल गोल घूम रहा था। वो झुक के अपने पैरों के पीछे देखता है। वो माइकल जैक्सन की तरह सामने की तरफ झुकता है। वो बस ऐसा अपने अकेलेपन से दूर भागने के लिए करता है। वो एक जगह लेटता है और वहीं पे सो जाता है। उसे वो सब चीजें फिर से याद आ रही थी जब उसके साथी उसके पास भाग के आते थे ताकि सब एक साथ गाना गा सके। ब्रूक को लग रहा था कि सब लोग सही में जिंदा हैं। योरिकी ब्रूक से पूछता है, ओए ब्रूक, क्या तू अभी भी सपना देख रहा है? ब्रूक खुशी से खड़ा होता है, लेकिन सच्चाई यही थी
कि सब लोग अब मर चुके हैं। बैक इन प्रेजेंट हम देखते हैं फ्रैंकी एंड वहाँ खड़े सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। फ्रैंकी ब्रूक से कहता है कि वो कोई बहुत बढ़िया सा गाना गाए। ब्रूक अपना सर खोलता है और उसमें से टोन डायल निकाल देता है। इसे तुम एक वॉइस रिकॉर्डर समझ सकते हो और इसके अंदर ब्रूक का वो आखिरी गाना है जिसे उसने सबके साथ गाया था। ब्रूक ये गाना लाबून को सुनाने वाला है। लूफी उस गाने को अभी सुनना चाहता था। ब्रूक टोन डायल को प्ले कर देता है। हम वो समय देखते हैं जब ब्रूक अपने साथियों से पूछ रहा था कि क्या कोई जिंदा है। ब्रूक एंड सबके शिप पे किसी ने हमला कर दिया था और मुश्किल से सिर्फ कुछ लोग अभी जिंदा थे और जो लोग अभी जिंदा थे वो लोग भी कुछ समय में मर जाएंगे। भले ही सब जब ग्रैंडलैंड के अंदर आए थे तब से ही वो लोग मरने के लिए तैयार थे, लेकिन अगर वो यहाँ पे मर जाते हैं तो उनके अंदर एक बात का रिग्रेट रह जाएगा कि वो लोग लाबून से नहीं मिल पाए। सभी को पता था कि ब्रूक ने रिवाइव फ्रूट खाया है, मतलब मरने के बाद वो कैसे भी फिर से जिंदा हो सकता है। सब लोग एक आखिरी गाना लाबून के लिए रिकॉर्ड करते हैं और ब्रूक सबसे वादा करता है कि वो ये गाना लाबून तक कैसे भी पहुंचा देगा। और इस चीज के बाद सब लोग अपना गाना स्टार्ट करते हैं। सब लोग अपनी पूरी हिम्मत से इस गाने को गाते हैं। इसके बाद वो लोग फिर कभी गा नहीं पाएंगे। समय के साथ सब लोग एक एक करके मर रहे थे और ऐसे ही ये पूरा क्रू सिर्फ 4 लोगों में सिमट के रह गया। अब 3 लोगों में, फिर 2 लोगों में और अब सिर्फ ब्रूक ही है। और फाइनली ब्रूक भी वहाँ पे मर जाता है। बैक इन प्रेजेंट ब्रूक मन ही मन सोच रहा था और वो लाबून से कह रहा था, लाबून तुमने हमारे लिए 50 साल इंतजार किया, तो बस अब 1-2 साल और। मैंने तुमसे वादा किया था मैं पूरे ग्रैंडलैंड का सफर करके फिर तुम्हारे पास आऊंगा। ब्रूक लूफी से कहता है, ये गाना मुझे अपने साथियों की याद दिलाता है। 50 सालों से मैं इस अंधेरे में था, मुझे नहीं पता मैंने इस गाने को कितनी बार सुना होगा। मुझे अब पता लग चुका है लाबून मेरे इंतजार कर रही है। मेरी परछाई भी मुझे वापस मिल गई है। वो 50 साल एक दिन भी मेरे लिए आसान नहीं था। मैं सारी उम्मीदें हार चुका था, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। इन सब के बाद भी मैं जिंदा रहा। ब्रूक लूफी से पूछता है कि क्या वो उसके क्रू को ज्वाइन कर सकता है। लूफी तो बस इतना ही सुनना चाहता था और अब ब्रूक भी अपने क्रू का हिस्सा है और सब लोग मस्त एंजॉय कर रहे थे। ब्रूक लाबून से वादा करता है कि वो उससे इस ग्रैंडलैंड का सफर करने के बाद जरूर मिलेगा। हम दूसरी तरफ लाबून को देखते हैं जो कि पता नहीं क्यों पर बहुत ही अच्छे मूड में लग रही थी। खैर ब्रूक अपना वांटेड वाला पोस्टर निकालता है और उसके ऊपर 3 करोड़ 30 लाख का इनाम लगा हुआ है और लोग उसे हमिंग स्वॉर्ड्समैन ब्रूक के नाम से जानते हैं। ब्रूक रूम्बा पेरिस को ज्वाइन करने से पहले एक किंगडम के लिए काम करता था। खैर आज से ब्रूक लूफी को अपना कैप्टन मान चुका है। सब लोग फिर से पार्टी करते हैं और 2 दिन बाद हम देखते हैं फ्रैंकी को जिसने ब्रूक के साथियों के लिए एक बढ़िया सी कब्र डिजाइन कर दी है। ब्रूक वहाँ पे बैठ के वायलिन बजाना चाहता था। हम देखते हैं जोरो को, वो भी अपनी तलवार को जिसे उसने एनिस लॉबी में खोया था उसे वो कब्र के पास लगा देता है। तो अब समय आ चुका है कि सब लोग थ्रिलर पार्क से निकल के सब अपने सफर पे जाएं। फ्रैंकी ने ब्रूक की शिप को थोड़ा रिपेयर कर दिया था जिससे कि अब लॉला और उसके साथी इस्तेमाल कर सकते हैं। लूफी पूरा तैयार है फिशमैन आइलैंड जाने के लिए और साथ ही साथ सांजी और ब्रूक भी। खैर वो तो सिर्फ अपनी आंखें सेकने जा रहे हैं। हमें पता चलता कि लॉला न्यू वर्ल्ड से यहाँ पे आई है। लॉला नामी को एक विवरे कार्ड देती है और वो विवरे कार्ड उसकी मम्मी का था जो कि न्यू वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी पायरेट है। खैर विवरे कार्ड एक ऐसा पेपर होता है अगर वो तुम्हारा है और तुम उसे फाड़ के किसी को देते हो तो वो इंसान विवरे कार्ड की मदद से तुम्हारे पास वापस आ सकता है। और हाँ, जो पेपर एस ने लूफी को अराबास्ता में दिया था वो भी एक विवरे कार्ड है। लूफी उस पेपर को निकालता है जो कि साइज में थोड़ा सा छोटा हो चुका था और पता नहीं क्यों लॉला इस चीज को देख के बहुत डरी हुई थी। विवरे कार्ड सिर्फ डायरेक्शन नहीं बताता, वो उस इंसान के लाइफ के बारे में भी बताता है और एस के विवरे कार्ड को देख के साफ पता लग रहा था कि एस की लाइफ
अभी खतरे में है। लूफी इस बात को सुन के थोड़ा सा सहम चुका था। खैर लूफी एंड सब अब अपने सफर के लिए तैयार हैं। लूफी एंड सब लोला एंड बाकी सबको बाय कह के वहाँ से अपने अगले सफर के लिए निकल जाते हैं। हम देखते हैं लोला को, जिसे फॉग के पीछे एक परछाई दिखती है। लोला को भी नहीं पता कि आखिर वो है क्या।